गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डिमांड फॉर लेबर, श्रम की मांग। श्रम की मांग किसे कहते हैं, श्रम कैसे होता है, कैसे प्राप्त करा जा सकता है। तो श्रम की मांग जो है स्टूडेंट्स, वो इनडायरेक्ट होती है, डायरेक्ट नहीं होती। तो जब भी हम किसी वस्तु को या किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट करते हैं तो उस प्रोडक्ट के बाद जो मार्केट है, मार्केट में क्या होता है, कंपटीशन होता है। तो कोई वस्तु जो प्रोडक्ट के लिए हम तैयार करते हैं वो किससे तैयार होती है, उसमें मस्ट होता है लेबर ही क्या करता है, कार्य करता है। तो जब श्रम की मांग की बात हम करते हैं तो श्रम का अर्थ ये होता है, श्रम की मांग का अर्थ ये है कि श्रम की वह मात्रा जो उद्योगपति द्वारा या जो प्रोड्यूसर है उसके द्वारा मजदूरी दर पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। जो भी उद्योग करता है, उद्यमी करता है, वो मजदूर को किस दर पर खरीदता है, कैसे उसको खरीदता है, उस आधार पर श्रम की मांग निर्धारित होती है। तो हम क्या करते हैं, मार्केट में क्या चलता है, जिस प्रकार से हम दो वस्तुओं की मांग करते हैं तो वैसे ही श्रम की मांग भी की जाती है। परंतु हम वस्तु की मांग करना, प्रोडक्ट की मांग करना और श्रम की मांग करना, दोनों में क्या होता है, उनके व्यवहार अलग अलग होते हैं। तो वस्तु बाजार में मांग का जो नियम है सामान्य रूप से लागू होता है। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो सामान्य रूप से ही वैसे ही लागू होता है जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। जैसे मैं समझाऊंगी कि मूल्य जब कम होता है तो वस्तु की क्या हो जाती है, मांग बढ़ जाती है। जब मूल्य किसी भी वस्तु का कम होता है और मूल्य बढ़ जाता है तो वस्तु की मांग स्वतः ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि जो प्राइस और डिमांड है, मूल्य और मांग का जो संबंध है वो इन्वर्स होता है, यानी कि विपरीत होता है। ये आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं और आप तो एमए के स्टूडेंट्स हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मूल्य और मांग का विपरीत संबंध क्या होता है, एक दूसरे से विपरीत होता है। तो इसी प्रकार श्रम की मांग को भी हम जो हमारा पोजीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, श्रम की मांग को, यानी कि रोजगार की अवस्था भी श्रम को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि श्रम की मांग जितनी बढ़ती है लोगों को उतना ही अधिक रोजगार मिलता है। यानी कि मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जैसे ही श्रम की मांग बढ़ती है तो रोज़गार का बढ़ना एक आम बात है, बट नेचुरल है। लोगों को क्या हो रहा है, श्रम अगर डिमांड हो रही है तो इसका मतलब क्या है, लोगों को क्या मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। तो श्रम की मांग और उसकी उत्पादकता के ही कारण की जाती है। तो डिमांड हम कैसे करते हैं लेबर की, जब उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए हमें कितनी चाहिए, उस आधार पर लेबर की डिमांड भी बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि श्रम की जो डिमांड है वो प्रोडक्शन पर भी निर्भर करती है। तो किसी भी देश में जो राष्ट्रीय आय है, वहाँ की राष्ट्रीय आय की मात्रा, आर्थिक और औद्योगिक विकास की गति या जनसंख्याओं की वृद्धि, वहाँ की सुख सुविधाओं की वृद्धि, ये सारी चीज़ें लेबर के प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करती है। सीमांत जो हमारा श्रम है उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है। तो उत्पादकता जो है श्रम की, अब हम कह रहे हैं कि डिमांड ऑफ लेबर, श्रम की मांग कैसे की जाती है बाजार में, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, सीधे समझ आ रहा है ना, उसके आधार पर ही निर्धारित होगा कि हम डिमांड कितनी करें श्रम की। अगर हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा हमने पैदा करना है तो हम श्रम की मांग को भी ज़्यादा करेंगे। उत्पादन ज़्यादा होना है, ज़्यादा उद्योगों में कार्य करना है तो बट नेचुरल है, श्रम को भी हम ज़्यादा रखेंगे। और श्रम अगर बढ़ रहा है इट मीन्स कि वहाँ पर रोजगार भी प्रदान हो रहा है। तो ऐसे इससे एक नया शब्द आता है कि श्रम की उत्पादकता पर निर्भर करता है, यानी कि लेबर प्रोडक्टिविटी। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मीनिंग ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है, श्रम की उत्पादकता का अर्थ। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा कि कई विद्वान हुए हैं जिन्होंने ये कहा है कि कहीं पर भी कोई ऐसे सिंगल क्रिया नहीं होती, एक अकेली कोई ऐसी भी क्रिया नहीं है जहाँ पर श्रम अकेला प्रयोग करेगा और कोई प्रोडक्ट हो जाएगा, संभव है। यानी कि श्रम किसी न किसी पर, कोई दूसरे गुड्स पर कार्य करता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ज़मीन पर कृषक कार्य कर रहा है तो जो वो बो रहा है, जो वो उसकी जो चीज़ें उत्पन्न होंगी, वहाँ से उत्पादन होगा, उससे दो चीज़ों का होना क्या है, अनिवार्य है। तो कोई श्रम जो है वो अलग से अकेले कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। यानी कि उत्पादन में, प्रोडक्शन में कई तत्वों का होना, शामिल होना
अनिवार्य होता है। कई तत्व होंगे जिनसे हम तभी जाके लेबर क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल होगा। लेबर को उन तत्वों पर निर्भर करता है जिनसे कि लेबर कार्य करके कोई प्रोडक्शन उत्पन्न कर सके। तो हम क्या कह सकते हैं कि श्रम उत्पादकता उत्पादन और श्रम निवेश का अनुपातन क्या अनुपात है, यानी कि किसका रेशियो है। लेबर प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट ऑफ लेबर इनपुट। आया समझ में। यानी कि जो श्रम उत्पादक है, लेबर प्रोडक्टिविटी है, वो किस पर निर्भर करती है, किसका अनुपात है, उत्पादन और श्रम निवेश। यानी कि जब श्रम निवेश कर रहा है, किस पे कर रहा है निवेश, वो उत्पादन पे कर रहा है। तो श्रम के द्वारा जो उत्पन्न हो रहा है उत्पादन, वो क्या कहलाता है, लेबर प्रोडक्टिविटी या श्रम का उत्पादन कहलाता है। तो एक अन्य मान्यता या एक अन्य उसमें शब्दों में आप समझने की कोशिश कीजिए कि श्रम उत्पादकता किसी समय की इकाई में जीवित श्रम द्वारा उत्पादित वस्तुओं और भौतिक सेवाओं की संख्या है। यानी कि एक समय विशेष में जब श्रम लेबर प्रोडक्टिविटी क्या करता है, जीवित श्रम कार्य करके, यानी कि एक मजदूर कार्य करके श्रम की उत्पादकता बढ़ाता है, तो उससे जो वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं, जो वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, उनकी जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, जो भी गुड्स तैयार हो रहे हैं उनकी जो संख्या है, उसे भी हम क्या कह सकते हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं। इसको देखिए, जैसे हम कह सकते हैं कि लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। आया समझ में कि श्रम उत्पादकता क्या है, कि वो जो प्रोडक्ट बनाया है उसके नंबर एंड मटेरियल सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग लेबर इन अ यूनिट ऑफ टाइम। एक टाइम समय विशेष में जो मजदूर अपना कार्य करके उसकी कितने नंबर्स में उसने प्रोडक्शन किया है, वो जो प्राप्त होता है उसको हम लेबर ऑफ प्रोडक्टिविटी, श्रम की उत्पादकता कहते हैं। तो डिमांड ऑफ लेबर में सबसे पहला जो मैंने आपसे कहा कि वो निर्भर करता है कि कितना प्रोडक्शन उत्पन्न होता है, और वो किस पर निर्भर करता है, श्रम की उत्पादन क्षमता में। तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि श्रम की उत्पादन क्षमता किसे कहते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ, या हम लोग ये कह सकते हैं कि श्रम की उत्पादकता उत्पादन की ही एक मात्रा है। आया, श्रम की उत्पादकता क्या है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी एक यूनिट श्रम की उत्पादकता है, जिसे एक प्लानिंग से, एक नियोजित तरीके से श्रम की इकाई उत्पादित करती है। ठीक है, एक प्लान के द्वारा श्रम उसको उत्पादन करता है। तो श्रम की जो इकाई है वो क्या मानी जाती है, उसके घंटे, उसका मेन पावर की जो आवर्स हुए हैं, जो उसके कार्य करने के घंटे प्राप्त हुए हैं या दिन हुए हैं, उसमें हम प्रोडक्टिविटी को माप सकते हैं। श्रम की उत्पादकता आप समझ में आ गया। श्रम की उत्पादकता या मानव लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है, जो कि व्यक्ति श्रम लेबर कार्य करता है और इकाई के रूप में, नंबर्स के रूप में वो उत्पन्न होती है। और जब श्रम की उत्पादकता को हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ उत्पादित हो रही है वो श्रम की उत्पादकता है। और वो अगर हम श्रम की इकाई को मापने की बात करते हैं तो उसको हम किस में मापते हैं कि मानव के द्वारा किया गया, कितने घंटे कार्य किया, कितने दिन किया, तो जो डेज हैं ये सारी उसकी इकाइयाँ होती हैं। तो पहले हम करेंगे डिमांड ऑफ लेबर में कि श्रम की उत्पादकता कैसे निर्धारित होती है, कैसे उसको निर्धारित किया जाता है, क्या कौन कौन से फैक्टर हैं जो श्रम की उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, तो इसको उत्पादित करने के लिए जो अर्थशास्त्रियों ने बताया है वो दो प्रकार से उन्होंने बांटा। अब टेबल बना सकते हैं आप, 20 सेंटर हेडिंग हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, श्रम उत्पादक के निर्धारक तत्व। ठीक है, सेंटर टेबल बना, सेंटर हेडिंग बना। इसको आप दो पार्ट में बांट दीजिए। 20 से दो पार्ट में आप एक साइड लिखेंगे इंटरनल फैक्टर्स और दूसरी साइड आप लिखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। दो प्रकार से दो फैक्टर हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर के नीचे पॉइंट इंटरनल के आ जाएंगे, एक्सटर्नल के फैक्टर्स के नीचे एक्सटर्नल। तो ऐसे आपको याद करने के लिए बड़ा अच्छा होगा। टेबल में इसमें हम करेंगे जैसे हम क्लास में बताते हैं। तो पहले हम करेंगे कि जो श्रम की उत्पादकता को प्रभावित करने कारण हैं वो दो हैं, जैसे मैंने बताया आंतरिक और बाह्य। तो इनको अलग अलग से हम डिफाइन करेंगे कि आंतरिक कारक तो वो होते हैं, कौन से होते हैं, कि जो व्यक्ति विशेष के अपने व्यक्तित्व में निहित होते हैं। और बाह्य कारक कौन से होते हैं, जो व्यक्ति विशेष
व्यक्ति गुण, जो उसके व्यक्तिगत गुण है उससे अलग होगा, यानी कि श्रम की उत्पादकता या श्रम के कार्य करने की कैपेसिटी, ये हम कह सकते हैं, श्रम के कार्य करने की कैपेसिटी में या उसकी क्षमता पर या उसकी विलिंगनेस पर, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो आंतरिक कारण तो क्या है, जो उसकी पर्सनालिटी पे डिपेंड है, उसकी व्यक्तित्व पर समाये हुए हैं, वो आंतरिक कारक होते हैं। जो और दूसरे बाह्य कारक हैं जो उसकी श्रमिक के कार्य करने की कैपेसिटी पर, उसके कार्य करने की विलिंगनेस पर, इच्छा पर और क्षमता पर निर्भर करते हैं। तो पहले अब आइए हम आंतरिक कारकों के बारे में पढ़ेंगे, आंतरिक कारकों को समझेंगे। तो आंतरिक कारक जैसे मैंने बताया कि ये एक बट नेचुरल है, जो आप हमारे इंसान के हर लेबर के उसके ऊपर निहित होते हैं। वो अलग अलग भी हो सकते हैं, आपकी शारीरिक बनावट में अलग होंगे, आपका मेंटल स्टेटस अलग होगा, उसके गुणों पे आधारित ये आंतरिक लेबर जो होते हैं श्रम उत्पादक के डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, श्रम उत्पादक के निर्धारक तत्व। तो हम पहले आंतरिक कारण में सबसे पहले जो पॉइंट को डिफाइन करेंगे वो है क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स ऑफ वर्कर्स, यानी कि श्रमिकों की कुशलता एवं योग्यता। जैसे मैं आपको बता रही थी कि इसमें आंतरिक जो व्यक्तित्व के अंदर निहित है, सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो जो श्रम है, जो लेबर है, लेबर प्रोडक्टिविटी या श्रम उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों की जो योग्यता है, उसकी क्वालिफिकेशन है या उसका स्किल्स है, उस पर निर्भर करती है। तो जहाँ श्रमिक जो भी है वो अपने कार्य में जो निपुण होगा, जहाँ अपने कार्य में, तो उसकी श्रम उत्पादकता क्या होगी, जो अपने कार्य में बिल्कुल फिट है, उसकी श्रम उत्पादकता बट नेचुरल क्या होगी, अधिक होगी। और वो कई औद्योगिक संस्थानों में अपना कार्य कर सकता है, वो अपने कार्य में दक्ष है, तो वो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा सकता है और ऐसे जगह जा सकता है जहाँ की श्रम उत्पादकता कम है। तो श्रमिकों की जो कार्य कुशलता है उसको बढ़ाने के लिए उसको अलग अलग एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग या उसको प्रशिक्षण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे कि अगर ऐसा करेंगे तो जो उसके इंटरनल जो उसकी आंतरिक गुण हैं उनको और आगे को बढ़ाया जा सके, और इस उद्देश्य से उसको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से लेबर का जीवन स्तर, उसका स्वास्थ्य, उसका कल्याण, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। तो जो हम आंतरिक कारण में सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स ऑफ वर्कर्स जो होगी उसको हम ट्रेनिंग्स के द्वारा, स्किलनेस के द्वारा, उसके एजुकेशन को बढ़ाकर तो हम उसमें बढ़ावा दे सकते हैं और अधिक उसको अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि अगर उसको स्किल हो जाएगा, अच्छी कुशलता आ जाएगी, उसमें योग्यता आ जाएगी, तो अपने परिवार को पालने में और अधिक सक्षम हो जाएगा और लाइफ उसका जो जीवन स्तर है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, वो बढ़ जाएगा। फिर है इंटरेस्ट इन वर्क, कार्य में अभिरुचि। लेबर की किस कार्य में अभिरुचि है इसका ध्यान में रखना चाहिए। प्रोडक्टिविटी के फैक्टर्स के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कार्य में अभिरुचि में हम ये कह सकते हैं कि जो श्रमिक की उत्पादकता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि कार्य में जो कार्य हम उसे दे रहे हैं उस कार्य में उसकी रुचि है या नहीं। जब कार्य में रुचि होगी तो उत्पादकता बढ़ेगी, कार्य में रुचि नहीं होने से उत्पादकता कम होगी। तो इसी में हम लेबर के यहाँ पर हम इकोनॉमी के बारे में कर रहे हैं। तो जब जिस व्यक्ति को जिस कार्य में इच्छा होती है, अगर उसको अपनी रुचि का कार्य मिले तो निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में भी वो कार्य करता है वो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस देता है, उसमें उसको लाभ की प्राप्ति होती है। जहाँ पर रुचि नहीं होती वहाँ पर, तो यहाँ पर हम उसको प्रोडक्टिविटी से जोड़ते हैं, उत्पादकता उसको क्या होगी, जहाँ पर रुचि नहीं है वहाँ पर कम मिलेगी। इनबॉर्न एबिलिटीज यानी कि जन्मजात सामर्थ्य, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यक्ति अपने बर्थ के साथ ही लेकर आता है। तो कई श्रमिक ऐसे होते हैं जो वो बर्थ से ही, अपने बॉर्न से ही होके जब इनबॉर्न ही वो अपने साथ लेकर आता है। ये अलग अलग उसकी फिजिकली हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। किसी का शारीरिक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, किसी की मानसिक अलग अलग, सबकी अलग अलग हो सकती है। तो इसके आधार पर भी जो उनके गुण हैं, चाहे मेंटली है, चाहे एजुकेटेड है, चाहे
उनकी फिजिकली है, शारीरिक सामर्थ्य या मानसिक सामर्थ्य, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और अगर इनको पहचानते हुए लेबर को कार्य दिया जाए, लेबर को उनके ही गुणों के आधार पर कार्य किया जाए, तो प्रोडक्टिविटी को, श्रम की उत्पादकता को, लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग इंटरनल फैक्टर्स में 3 ही पॉइंट्स पे बात करेंगे, क्वालिफिकेशन एंड स्किल वर्कनेस, वर्कर्स, और इंटरेस्ट इन वर्क, और हमने कहा इनबॉर्न एबिलिटी, जो भी है आंतरिक कारण में आया, श्रमिकों की कुशलता एवं योग्यता, कार्य में अभिरुचि, जन्मजात सामर्थ्य। अब इसके बाद दूसरा फैक्टर जो मैंने दूसरी साइड आपको कहा कि लिखिएगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इसमें कई फैक्टर आएंगे, हमारे 8, 9, 10 हो सकते हैं, तो वो फैक्टर्स के हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है मैकेनिज्म, बाह्य कारक। मैंने आपको बताया कौन से कारक होते हैं जो कि जो बाहर से फैक्टर करते हैं, जो कि पूंजी पर निर्भर कर सकते हैं, उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर कर सकते हैं, अलग अलग प्रकृति पर निर्भर कर सकते हैं, जो बाहर से प्रभावित करते हैं वो कारक हैं। सबसे पहले हमने कहा मैकेनिज्म, मैकेनाइजेशन यानी कि यंत्रणीकरण। तो श्रम उत्पादन जो है वो मशीनों की सहायता से और जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, आधुनिक तकनीक के द्वारा भी उत्पादन किया जाता है। तो जहाँ पर मशीनों से उत्पादन किया जाएगा, आधुनिकीकरण से की तकनीक को अपनाते हुए उत्पादन किया जाएगा, तो वहाँ पर निश्चित रूप से उत्पादन अधिक होता है। और उत्पादन अगर परंपरागत दृष्टि से किया जा रहा है, पुरानी तकनीकी से किया जा रहा है, तो उत्पादकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो जैसे मान लीजिए हमने देखा कि कृषि जहाँ पर की जाती है अभी भी, तो जहाँ पुराने स्तर से की जाती है वहाँ पर उसका उत्पादन क्षमता क्या होती है, कम होती है। और जहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाया जाता है, जहाँ पर नए नए बीजों का, नई तकनीकों से इस खेती की जाती है, वहाँ की उत्पादकता बहुत ऊंची होती है। तो यंत्रिक बाह्य कारक जो श्रम की उत्पादकता को निर्धारित करते हैं, उसमें सबसे पहला है यंत्रणीकरण। दूसरा है प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन की प्रक्रिया। उत्पादन की प्रक्रिया में देखिए, श्रम उत्पादकता को जो निर्धारित करती है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्पादन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो उत्पादन प्रक्रिया फिर से वही कहेंगे कि न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, नई तकनीक का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो उत्पादकता वहाँ पर अधिक होती है। और परंपरागत तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो उत्पादकता कम होती है। तो ये भी हमने देखना है कि श्रम की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो उत्पादन प्रक्रिया अगर न्यू टेक्नोलॉजी से होगी तो ऊंची होगी, और परंपरागत दृष्टि से होगी तो श्रम की उत्पादकता कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट फैक्टर आता है इसमें, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, नियोजित पूंजी की मात्रा। अब नियोजित पूंजी की मात्रा में देखिए प्रोडक्टिविटी कैसे निर्धारित की जाती है। सपोज दैट किसी उद्योग या किसी प्रतिष्ठान में या बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में जब श्रम की उत्पादकता उसमें लगाई गई, उस इंडस्ट्री में लगाई गई पूंजी की मात्रा पर व्यापक रूप से निर्भर करती है। जब अच्छी पूंजी लगाकर किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में पुराने ढंग की मशीन की जगह नए ढंग की मशीन, नई टेक्नोलॉजी की मशीन लगाई जाएगी, तो वहाँ श्रम की उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि होगी। तो हमें प्लानिंग से पूंजी जो हमने अपनी कैपिटल लगानी है, एम्प्लॉयड करनी है, तो वो पूंजी की मात्रा हमने बहुत नियोजित ढंग से लगानी चाहिए। और नियोजित ढंग से लगाने पर नई टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए अगर हम लेबर को लगाते हैं मशीन, तो वहाँ पर श्रम की उत्पादकता में बहुत वृद्धि होती है। फिर है मैनेजियल एफिशिएंसी, प्रबंधकीय कौशल। देखिए कैसे मैनेज करना चाहिए कि जब श्रम उत्पादकता प्रबंधकीय कौशल पर निर्भर करती है, श्रम की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वो कैसे मैनेज किया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रबंध का मुख्य कार्य उत्पादन के विभिन्न कारकों से, जिनमें श्रम भी सम्मिलित है, अधिक से अधिक उत्पादन सुनिश्चित करना तथा नियोजन में मानवीय तत्वों के महत्व को स्वीकार करते हुए
कर्मचारियों का सबसे प्रभावी ढंग से प्रयोग में लाने का प्रयास करना होता है। तो कोई भी इंडस्ट्रीज़ में जो मैनेज करता है उसे ये देखना होता है कि श्रम की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें ये मैनेज करना होगा कि किस श्रम का, किस लेबर का कौशल कितना ज़्यादा है और उस कौशल को उसी वर्क पर जिसमें उसकी इच्छा है या जिस पर वो श्रम के जिस कार्य को करने में वो सक्षम है, उसमें अगर हम उसको नियोजित तरीके से लगाते हैं, प्लानिंग के साथ उसी इंसान को कार्य पर लगाते हैं जिसमें उसको इंटरेस्ट है, तो निश्चित रूप से प्रबंधकीय कौशल सही होने पर श्रम की उत्पादकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उस किसी भी इंडस्ट्रीज की का प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है फिजिकल कंडीशंस ऑफ वर्क। कार्य की भौतिक दशाएं, जहाँ पर कार्य किया जा रहा है लेबर के द्वारा, वहाँ की भौतिक फिजिकल कंडीशन कैसी है। तो यदि कार्य करने की जो कंडीशन है, वहाँ की जो भौतिक दशाएं हैं वो अच्छी होंगी, मान लीजिए वातावरण बहुत अच्छा है, कार्य करने पर शांत वातावरण है, स्वच्छ भवन है, अच्छा पानी मिल रहा है, अच्छा रहने को मिल रहा है, ये सारी सुविधाएं अगर लेबर को दी जाती हैं तो श्रमिक की उत्पादकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। जस्ट इसके अपोजिट अगर जहाँ पर वो कार्य कर रहा है और उसको फैसिलिटीज़ प्रदान नहीं होती तो श्रम की उत्पादकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह से श्रम की उत्पादकता को, लेबर की प्रोडक्टिविटी को हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट फैक्टर हमारा आएगा इन एक्सटर्नल फैक्टर्स में कि कार्य के घंटे, आवर्स ऑफ वर्क कैसे निर्धारित किए जाएं। तो जितना मैं आपको बता रही हूँ समझ में आ रहा होगा कि जब कोई भी कहीं पर भी डेवलपमेंट होता है तो उसकी फर्स्ट स्टेज, आप अगर एक इकोनॉमिक्स के दर्जे से देखते हैं तो फर्स्ट स्टेज होती है प्लानिंग, नियोजन करना। तो नियोजन के द्वारा श्रमिक से हम अधिक से अधिक कार्य कम से कम ले सकते हैं, अधिक से अधिक कार्य उससे कम से कम समय में कैसे लगते हैं, ये हम नियोजित ढंग से करते हैं। तो कई घंटों में काम लेकर अगर हमको विवश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए विवश करते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वो जो लेबर है वो अच्छी मानसिक दशा या अच्छी फिजिकल उसका नहीं रहेगी और वो अस्वस्थ हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी क्या कम हो जाएगी। इसके विपरीत हम उसको उसकी इच्छा के अनुसार एक स्वच्छ वातावरण में कार्य करने को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, और उसके घंटे भी सुनिश्चित कर देंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी में क्या हो जाती है, डेवलपमेंट की ओर को देश को जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग जो अभी एक पढ़ रहे थे एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसमें मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से कई फैक्टर्स के द्वारा हम श्रम की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। अब है इसमें कि ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस ट्रेड यूनियंस का होना जरूरी है और उनकी क्या भूमिका है, श्रम संघों की भूमिका। तो औद्योगिक संस्थान के प्रति जो श्रम संघ हैं उनके जो मनोवृत्ति हैं या उनके कार्य हैं वो श्रम की उत्पादकता पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यदि उद्योगों के प्रति श्रम का जो यूनियन है उनका व्यवहार अच्छा होगा, वो रचनात्मक चीज़ों की ओर को बढ़ावा देंगे, तो निश्चित रूप से लेबर प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और इसके विपरीत अगर वो लोग उनसे प्रबंध के जो मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं होगा तो वो उनसे लेबर से उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी, तो उद्योग कभी भी सफल नहीं होंगे, एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, तो वहाँ पर लेबर और प्रोडक्टिविटी या श्रम की उत्पादकता की संभावना नहीं होगी। तो श्रम के उनको साथ क्या करना है, कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे लेबर के साथ, तो उत्पादकता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो होगा सप्लाई ऑफ पावर एंड रॉ मटेरियल, कच्चे माल एवं शक्ति की उपलब्धता। तो श्रम की उत्पादकता जो है कच्चे माल और श्रम की पूर्ति पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। जैसे समझिए कि बिजली तथा कच्चे माल का अगर अभाव होगा, अगर बिजली नहीं है और रॉ मटेरियल नहीं है तो वहाँ का श्रम कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कंडीशन क्या हो जाएंगी, उनके फेवर में नहीं है, तो लेबर और प्रोडक्टिविटी या श्रम की उत्पादकता कम होगी। और जहाँ पर आपको लगातार इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, रॉ मटेरियल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है
तो श्रम की उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से ये फैक्टर्स हैं जिसमें हम श्रम की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो ये आज मैं आपको इतना ही कराऊंगी। इसके बाद मैं आपको कल पढ़ाऊंगी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता की धारणा किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा होता है, तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आप देखना, डिमांड फॉर लेबर को पढ़ रहे हैं। इसमें मैं आपको आज इतना ही करती हूँ। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।